तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है 19 विद्यार्थियों के लिए जो कि क्लास 10th में है और 2022 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा आईएमपी और यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मॉडल पेपर से तैयार किए गए हैं, देख कर कि जो प्रश्न सबसे ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, पेपर में जरूर यह प्रश्न आएगा, इसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी इसको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ पाएँ और 2022 बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला पाएँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जितना क्वेश्चन बताऊंगा सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे, तब जाके अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय में चलेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है। ये बहुत जो प्रश्न सबसे ज़्यादातर पूछे गए हैं अब तक की, वही प्रश्न में लेकर आया हूं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपच का, देखिए क्या बोला है, अपच। अपच का बोला है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, बताना है आपको। एंटीबायोटिक जिसे प्रतिजैविक कहते हैं, एनाल्जेसिक जिसे पीड़ाघरी कहते हैं, एंटासिड की एंटीसेप्टिक प्रतिरोध, बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है, ये बायो का प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं, आपको बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? एंटासिड। क्या हो जाएगा? एंटासिड हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? एंटासिड। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन दूसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर का निशान लगाइए। कह रहा है कि कोई लौह चूर्ण है, लोहे का कोई चूर्ण है, उस पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाए तो क्या होता है? आपको सही बताना है, सही उत्तर पर निशान लिखाना है। क्या होगा अगर लौह चूर्ण पर कोई तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दे? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कि कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कि ऑप्शन डी आयरन लवण जल बनाते हैं। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कोई लौह का चूर्ण है, उस पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा? तो वो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनाएगा और आयरन क्लोराइड बनाएगा अगर किसी लौह चूर्ण पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया जाए तो। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़े चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है यहाँ पे कि दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? कह रहा है कि जो दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर है, जो खराब रुधिर है, वो किस अंग में जाता है? बताइए, फेफड़े में, आहार नाल में, हृदय में, कि त्वचा में? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आना ही चाहिए किसी कमेंट पे। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? फेफड़े में, आहार नाल में, हृदय में, त्वचा में? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आना ही चाहिए आपको। तो कहाँ जाता है? फेफड़े में। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? फेफड़े में। दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है? फेफड़े में। क्लियर? चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़िए, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4, यकृत। यकृत संश्लेषित करता है, आपको बताना है कि जो यकृत है क्या संश्लेषित करता है? शर्करा, रुधिर, यूरिया की प्रोटीन? चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए यकृत जो है संश्लेषित करता है, क्या संश्लेषित करता है? कमेंट आना चाहिए सबका, बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बताइए, यकृत संश्लेषित करता है, क्या संश्लेषित करता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यूरिया संश्लेषित करता है। क्या? यूरिया। यकृत जो है संश्लेषित करता है यूरिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 4। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। अगर आपके आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो उसमें प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है बताइए? रेटिना पर, कि रेटिना से आगे बनता है, कि रेटिना के पीछे बनता है, कि कहीं नहीं बनता है, ये बताना जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपकी आंख में दूरदृष्टि दोष है तो अगर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे, कि कहीं नहीं बनेगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो रेटिना के आगे। अगर आंख आपकी स्वस्थ रहेगी तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, ये तो जानते ही आप लोग। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। बताइए, जो कांच है ना, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? लाल रंग के लिए होता है, कि पीले रंग के लिए होता है, कि बैगनी रंग के लिए होता है, कि हरे रंग के लिए होता है? ये आपको बताना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कांच का अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है किस रंग के लिए अधिकतम होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आना ही चाहिए आपको। तो बताइए, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बैगनी रंग के लिए होता है। किरण, बैगनी रंग के लिए अधिकतम। न्यूनतम कम क्या होता है? तो लाल रंग के लिए। अगर एक कम पूछता ना कि कांच का अपवर्तनांक कम मतलब न्यूनतम होता है किस रंग के लिए, तो लाल रंग के लिए, लेकिन अधिकतम पूछा है तो बैगनी रंग के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या बताना है आपको? एथेनॉल, मेथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट कीजिए जल्दी से। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाम क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ, एथेनॉल होगा। क्या? एथेनॉल, याद कर लीजिए। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल, एथिल एल्कोहल एथेनॉल, ट्रिक बन गया ना, एथिल एथेनॉल क्या होता है इसका IUPAC नाम होता है। क्लियर हो जाएगा ना, एथिल एथेनॉल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8, किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी है? बताइए CK, NA के, MgK की SN के। बताइए किस तत्व का जो ऑक्साइड होगा वो उभयधर्मी है? बताइए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, किस तत्व का ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है? तो ऑप्शन डी SN के। क्या SN के क्या जो ऑक्साइड होते हैं क्या होते हैं? उभयधर्मी होता है। होप क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 8, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को। आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, DNA पाया जाता है। अब आप ही बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है कि DNA पाया जाता है। बताइए कोशिका द्रव में पाया जाता है, कि केंद्रक द्रव में पाया जाता है, कि केंद्रिका में पाया जाता है, कि केंद्रक में पाया जाता है? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत प्यारा प्रश्न है। DNA पाया जाता है कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में, कि केंद्रक में? बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो सबको मालूम है कि DNA पाया जाता है तो केंद्रक द्रव में पाया जाता है। कहाँ? केंद्रक द्रव में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव में, DNA। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। देखिए जो विकास है ना, विकास के हमारे दृष्टिदोष से, हमारे विकास के दृष्टिदोष से मानव से सबसे निकटवर्ती है बंदर, चमगादड़, के खरगोश, की चिंपैंजी? बताना है आपको कि विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है कौन? बंदर है, कि चमगादड़ है, कि खरगोश है, कि चिंपैंजी है? बताना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए। बहुत प्यारा प्रश्न है, विकास के दृष्टिकोण से पूछा है। किसके दृष्टिकोण? विकास के। तो विकास के दृष्टिकोण से मानव सबसे निकटवर्ती क्या है? चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ है विकास के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला प्रश्न। ठीक है, चलिए आइए प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे क्लियर था। 10 हमने महत्वपूर्ण आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न बताया जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 10 तक। अब प्रश्न नंबर 11 से यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है,
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग होता है और इस दर्पण का एक और उपयोग लिखिए। कह रहा है जो आप सड़क पे जाते हैं तो सड़क पे जो लैंप नहीं लगे होते हैं रात को जलते हैं, तो जो लैंप लगे होते हैं वो किस दर्पण का उपयोग होता है उसमें, मतलब कौन से दर्पण लगा होता है उस लैंप पे, और इस दर्पण का एक और सा उपयोग आपको बताना है। तो सिंपल है, तो सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जो सड़क पे लैंप लगे होते हैं वो किस दर्पण का होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है इसमें। और इस दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है। जो गाड़ी का साइड मिरर होता है, इसे प्रश्न बनता है, तो गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें भी आपका उत्तल दर्पण ही लगा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है कि दूर के वस्तुओं को इकट्ठा करके एक छोटे से प्रतिबिंब में दिखा देता है। ठीक है, तो सड़कों पे जो लैंप लगे होते हैं वो किस दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इस दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए भी किया जाता है। तो क्लियर हो गया ना, दो प्रश्न हमसे पूछा था, दोनों का उत्तर हमने दे दिया। एक तो सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है ये पूछा था, और इस दर्पण का एक उपयोग और लिखा था, तो उपयोग हमने एक और बता दिया। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 11 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा प्रश्न नंबर 11 में। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 12 ये बोल रहा है यहाँ पे कि किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। कह रहा है कि कोई भी धात्विक चालक के प्रतिरोध है उस पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा कि धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध ये होता है कि जो करंट को क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है धात्विक चालक का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और ताप को कम करने पर चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि किसी धात्विक चालक के प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही पड़ता है कि ताप अगर बढ़ाएंगे तो चालक का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा, ताप को अगर कम कर देंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध का ताप के द्वारा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 12 में। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बोला है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन में पाचन में सहायक होता है, मतलब कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है, ये पूछा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंसर क्या लिखेंगे कि अमाशय के जठर रस में, अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्टिन, काइमोट्रिप्सिन तथा आंतरीय रस में इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन पाचन में सहायक है। अब इतना सारा प्रोटीन जो है पाचन में सहायक है, कौन कौन ध्यान से पढ़िएगा तब समझाएगा। कह रहा है कि अमाशय के जठर रस में पेप्सिन, कह रहा है कि अमाशय के जठर रस में पेप्सिन सहायक होती है, और छोटी आंत के अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन सहायक होती है, और काइमोट्रिप्टिन तथा आंतरीय रस में कौन सहायक होता है, तो इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन में सहायक होती है। तो सब अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइम क्या होती है, सहायक होती है पाचन में। जैसे अमाशय के जठर रस में कौन सा प्रोटीन, पेप्सिन, और एंजाइम कौन सा एंजाइम, पेप्सिन नामक एंजाइम सहायक होती है। छोटी आंत के अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होती है। काइमोट्रिप्टिन तथा आंतरीय रस में कौन सा एंजाइम सहायक होती है, इरेप्सिन नामक एंजाइम मुख्यतः रूप से पाचन में क्या होती है, सहायक होती है। तो ये कंडीशन है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 13 क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा कि 10 महत्वपूर्ण हमने बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किया और 3 महत्वपूर्ण हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, और सारे प्रश्न आपको याद भी हो गए होंगे, आई होप अभी याद हो गया होगा, और अच्छे से इसको लिख भी लीजिएगा। पेपर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वीडियोस बनती जाएंगी अच्छी अच्छी, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उन प्रश्नों को, और उसको आप नोट करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मिलेंगे आपसे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल के प्ले लिस्ट पे चले जाइए, सभी विषयों का आप लोगों का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसको क्लिक करके सारे वीडियोस को देख लीजिए। चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।